के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, सोचा है कभी? मदर के इम्यून सिस्टम को RH एंटीजन का पता लग जाएगा कि बॉडी में तो RH एंटीजन आ करवाते हैं, हमको डॉक्टर्स बोलते हैं CBC करवाने के लिए। उसमें हमारे जितने भी तरीके के कितने ऐसे एक एरो लगा लो, एरो का मतलब क्या है? प्रेजेंट होगा न्यू एंटी B। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं एंटी A क्यों नहीं? हमारे बॉडी में जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का। और ब्लड किसका पार्ट है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पृथा शाह है और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर हूं। आज के क्लास में हम क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ब्लड से डील करेंगे, उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं और ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट। एग्जैक्टली, दिल जो पूरे टाइम धड़कता रहता है। जिस दिन हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया उस दिन हम जिंदा नहीं रहते, आप सबको पता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सबसे पहले हम ब्लड को डील करेंगे। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखेंगे कि ब्लड क्या है एक्चुअली। ब्लड हमको पता है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। हमने अपने टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ा था ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, पर एक स्पेशल तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड मेजरली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। ब्लड में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जो फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। पेन ले लेते हैं जल्दी से, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और सेकंड जो कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड का 55% जो पार्ट है वो प्लाज्मा फॉर्म करता है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, जबकि जो रिमेनिंग 45% है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना होता है। सबसे पहले हम प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा में मैक्सिमम जो होता है वो पानी होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। 90 to 92% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। रेस्ट जो 6 to 8% है उसमें कुछ मेजर प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मेजर प्रोटीन्स होते हैं। अब ये मेजर प्रोटीन्स का काम क्या है और वो कौन से मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है? सबसे पहला मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। आपको दिख रहा होगा यहां से, फाइब्रिनोजन है सबसे पहला प्रोटीन। उसके बाद है ग्लोब्युलिन्स। ग्लोब्युलिन्स हमारा दूसरे तरीके का प्रोटीन है। तीसरे तरीके का प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। अब तीनों के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शन है? फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, कोएगुलेशन में मदद करता है। जब हमको कहीं कट लग जाता है और हमें वहां से ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो तो वहां पे थोड़ी देर बाद खून आना बंद हो जाता है ना, तो ब्लड क्लॉट करने का काम हमारा फाइब्रिनोजन का रहता है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन हमने पढ़ा था, हमने अपनी इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इम्यूनोग्लोब्युलिन होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन होते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन में भी ग्लोब्युलिन वर्ड आ रहा है, इससे कुछ पता चल रहा है? इसका मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन और इसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस। हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? ऑस्मोटिक बैलेंस। यहां से ढंग से लिख देते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम है इसका। ऑस्मोटिक बैलेंस, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा काट दिया है गलती से, इसको हम मिटा देते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का काम है एल्ब्यूमिन्स का, ऑस्मोटिक बैलेंस। उसके बाद और क्या क्या प्रेजेंट है? हमने सबसे पहले देख लिया प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, 90 to 92% वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद तीन मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, ग्लोब्युलिन प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स देख लिए। इसके अलावा भी प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा में इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स
इसमें हमें सोडियम आयन दिखता है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, कई तरीके के आयंस प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस इज ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, फ्लूइड, सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना। ग्लूकोज प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें हमारे किस में प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जो कि 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद जो रेस्ट 45% होता है वो क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। और इन्हीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे जितने भी तरीके के रेड ब्लड सेल्स हैं वो आते हैं। रेड ब्लड सेल्स नहीं, आई एम सॉरी, जितने भी तरीके के ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो, ब्लड प्लेटलेट्स हो, जितने भी तरीके के सेल्स हैं वो आते हैं। क्या क्या आते हैं? सबसे पहला हमारे पास आता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आर नथिंग बट आरबीसी। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स आर डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। So erythrocytes are the red blood cells, leukocytes are the WBCs and thrombocytes are the blood platelets. अब हम इन तीनों मेजर सेल्स का, ब्लड सेल्स का काम देखेंगे, क्या फंक्शन होते हैं इसके। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स देखेंगे। एरिथ्रोसाइट्स आर नथिंग बट आरबीसीज। क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं सिंपली। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। अब हम सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइट्स सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। उसके बाद इनका ओरिजिन कहाँ पे होता है? ये बनते कहाँ पे हैं? सबसे पहली बात तो ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। इनफैक्ट जितने भी तरीके के हमारे ब्लड सेल्स हैं वो सभी बोन मैरो में ही बनते हैं। तो कहाँ बनता है? इनका ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन है इनका, हम लिखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन है इनका रेड बोन मैरो। क्या है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में इनका ओरिजिन होता है। ओरिजिन कहाँ है? रेड बोन मैरो में। उसके बाद हमारा काउंट कितना है? कितने होते हैं? रेड ब्लड सेल्स ना सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स में हमारा हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम आए दिन बोलते रहते हैं। हम कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, हमको डॉक्टर्स बोलते हैं सीबीसी करवाने के लिए। उसमें हमारे जितने भी तरीके के कितने रेड ब्लड सेल्स है, कितने डब्ल्यूबीसीज है, कितने प्लेटलेट्स है, पूरा काउंट हमको पता चल जाता है। आरबीसी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका मेजर काम ही है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है। ऑक्सीजन ब्लड जो जिसके ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है हीमोग्लोबिन की मदद से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनता है। इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का काउंट 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक है। मोस्ट अबंडेंट टाइप का ये ब्लड सेल है, सबसे ज्यादा है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? बाइकॉन्केव शेप का होता है। हमेशा याद रखना, इट इज हैविंग अ बाइकॉन्केव शेप। क्या मतलब है बाइकॉन्केव शेप का? ये पिक्चर देखो, इसमें ऐसा है कि दिस थिंग, उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऊपर से और नीचे से इस शेप का है। कैसे शेप का है? सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो, और मैं इसको इरेज कर रही हूं, यहां से हल्का सा इरेज कर रही हूं और यहां से हल्का सा इरेज कर रही हूं। इसके बाद मैं इसको बना रही हूं ऐसे और ऐसे। इसका साइड से ये ऐसा दिखेगा, बाइकॉन्केव है, इधर से भी केव, इधर से भी केव। इट इज अ बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। यहां से हमारा बोन मैरो मिट चुका है, आई एम सॉरी,
रेड बोन मैरो में बना हुआ था, रेड बोन मैरो ओरिजिन था, आरबीसीज का ओरिजिन था। ये होता है इनका शेप, हमने काउंट देख चुका था, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट है। बाइकॉन्केव शेप हमने देख लिया, ऐसा शेप है, दोनों तरफ से चपटा है, बाइकॉन्केव बोलते हैं जिसे हम। उसके बाद डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ज्यादातर मैमल्स में नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैमल एक एक्सेप्शन है जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर हमको एक्सेप्शन के बारे में नहीं जानना। ज्यादातर मैमल्स में आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसके बाद कितना होता है, 12 to 16 ग्राम ऑफ आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। हम जब टेस्ट करवाते हैं हम यही तो देखते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, तो कितना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। उसके बाद आरबीसीज की लाइफ स्पैन कितनी है, कितने दिन जिंदा रह पाते हैं हम लोग। आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, 120 डेज उनकी लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद वो लोग स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, स्प्लीन हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, स्प्लीन को हम लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं, ये एक तरीके का लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो हमने स्प्लीन को नाम दिया है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्यों, क्योंकि 120 डेज का जब इनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को, स्प्लीन इज हमारा एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, हमने पढ़ा था कैसा ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन, एक लिम्फॉइड ऑर्गन है और इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। ठीक है, हमने आरबीसीज के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी देख ली। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन विच इज अ रेड पिगमेंट, ये सब चीजें हमने आरबीसीज के बारे में देख ली। आरबीसीज हमारा हो गया। अब हम आते हैं ल्यूकोसाइट्स में, डब्ल्यूबीसीज में। ल्यूकोसाइट्स में जो सेल्स हैं उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, एक हम बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स और एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए मतलब नहीं है, ग्रैन्यूल्स नहीं है उसमें, ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स हैं। तो इस बेसिस पे हमने ल्यूकोसाइट्स में 5 तरीके की सेल्स है। सबसे पहले याद रखना 5 तरीके की सेल है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 तरीके की सेल्स हैं और उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, इन 5 सेल्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, हमने देखा था आरबीसी सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा नंबर होता है इनका। ल्यूकोसाइट्स का बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता, 6000 से 8000 रहता है इनका नंबर, और शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, ज्यादा दिन नहीं बचते, 6000 से 8000। और इनका मेजरली इनका रोल, डब्ल्यूबीसीज का हमेशा याद रखना, इनका मेजरली रोल इम्यूनिटी में होता है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इनका रोल होता है ल्यूकोसाइट्स का। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाएं, इस स्लाइड में अगर हम देखें ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स को। ग्रैन्युलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है हमको, ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और इसमें 3 तरीके के सेल्स आते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 तरीके के सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। कैसे याद रखेंगे इसको, बेन से याद रखो, BEN, BEN से याद रखो, B फॉर बेसोफिल्स, E फॉर ईओसिनोफिल्स, N फॉर न्यूट्रोफिल्स, ऐसे याद रखो। और इसको ऐसे एक एरो लगा लो, एरो का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स हैं। और सबसे ज्यादा कम कौन से हैं, सबसे ज्यादा कम है बेसोफिल्स, सबसे लीस्ट इन नंबर। अब हम इनके मेजर फंक्शंस क्या हैं वो देखेंगे। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इम्यून सेल है और ये सबसे पहले तो 60 to 65%
इसका काउंट होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर एक तरीके का, अगर सबसे ज्यादा किस तरीके का सेल सबसे ज्यादा जो अबंडेंट होता है, WBC, कौन से तरीके का सेल है वो? न्यूट्रोफिल, 60 to 65% होता है। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस, क्या मतलब है फैगोसाइटोसिस का? इसका मतलब है, फैगोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी बाहर से फॉरेन एंटीजन जो आता है ये उसको इनगल्फ करके खत्म कर देता है। इसका मतलब होता है फैगोसाइटोसिस, खा जाना। एक हमारा एंटीजन है, एक फॉरेन बॉडी है, अब हमारी इम्यून सिस्टम ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है कि भाई ये तो एक फॉरेन बॉडी है। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये आते हैं और इनको खा जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इनका मेजर काम है। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में जो दोनों हैं, इसमें मोनोसाइट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन फैगोसाइटोसिस का ही है। मैं दोनों को साथ में बता रही हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ग्रैन्युलोसाइट्स में मेनली न्यूट्रोफिल्स का काम फैगोसाइटोसिस का है, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स का मेजर काम फैगोसाइटोसिस का है। सेम काम है इनका, इनगल्फ कर जाते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट को। उसके बाद ईस्नोफिल्स कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शंस में, किसमें? एलर्जिक रिएक्शंस में। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं हम इसको, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है वैसे, तो मैं अपना हैंडराइटिंग खराब नहीं दिखाना चाहती। क्या है हमारा पेन, ये एलर्जिक रिएक्शंस में काम आते हैं। ये जो सेल है, ये पर्टिकुलर सेल एलर्जिक रिएक्शंस में इनका रोल रहता है। बैसोफिल्स का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन में रोल रहता है, और इनमें 3 तरीके की मेजर केमिकल्स पाई जाती हैं। कौन से वो 3 मेजर केमिकल्स हैं? सबसे पहला, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन हो सकता है। बैसोफिल्स हैज 3 काइंड्स ऑफ केमिकल्स इनसाइड इट। कौन से वो केमिकल्स हैं? सबसे पहला केमिकल है हमारा हिस्टामिन। सेकंड है सेरोटोनिन, और थर्ड है हमारा हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन। ये 3 तरीके के केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। ठीक है, बैसोफिल्स हमेशा याद रखना, ये 3 तरीके के इसमें केमिकल्स होते हैं, ये रिलीज होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक है, ये हो गए बैसोफिल्स हो गए। बैसोफिल्स सबसे हमने देख लिया लीस्ट इन नंबर, सबसे कम होते हैं, लीस्ट इन नंबर, सबसे कम। ये बेन याद रखना, इससे याद रखना, बेन 10 वाला बेन याद रखना इससे। ए ग्रैन्युलोसाइट्स, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। इसमें 2 तरीके के सेल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमने वापस से अपने इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था। 2 तरीके की मेजर लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसके 2 मेजर फॉर्म्स होते हैं, 2 मेजर फॉर्म्स। क्या क्या होते हैं? एक होता है बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। दोनों के अपने रोल थे। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट याद है क्या प्रोड्यूस करता था? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता था। ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट का काम था, और इसका क्या था? टी लिम्फोसाइट्स का काम था सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। ये हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स जो कि WBCs का पार्ट है, हो चुका है हमारा। WBCs भी हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा तीसरे टाइप का ब्लड सेल। RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया। तीसरे तरीके का ब्लड सेल जो कि हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। हमने सुना, आप लोगों ने सुना होगा, जब डेंगू होता है, डेंगू का एक टाइम आता है साल में, बारिश के टाइम में जब मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब डेंगू घर घर में हो रहा होता है, हर घर में डेंगू हो रहा होता है। डेंगू में देखना
प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाते हैं। ये वही प्लेटलेट्स हैं जिसका जो फिर लोगों को एक्सटर्नली प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, यही प्लेटलेट्स हैं जो कि कम हो जाते हैं काउंट। और ये जब बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, 30,000 से भी नीचे चले जाते हैं, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो फिर डॉक्टर्स तब बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। तो ये वही प्लेटलेट्स हैं। और तब कीवी खाने को बोला जाता है कि कीवी खाओ, और भी अलग अलग चीजें हैं प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ाने के लिए कीवी खाने बोला जाता है। तो ये वही प्लेटलेट्स है। तीसरे, काउंट क्या होता है? 1.5 से 3.5 लाख तक अगर हमारे प्लेटलेट्स हैं तो इट इज इन द नॉर्मल रेंज, ये नॉर्मल है। पर अगर 1.5 लाख से कम कर जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब होता है प्रॉब्लम। अगर 80 to 90,000 भी रहते हैं तो उतना डेंजरस नहीं होता, उससे ज्यादा कम होने लगता है तो फिर डॉक्टर्स मेडिसिन और अलग अलग चीजें देते हैं, बाहर से प्लेटलेट्स देते हैं। तो क्या है नॉर्मल काउंट? क्या है? 1.5 से 3.5 लाख तक काउंट इनका नॉर्मली ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ये मेगा कैरियोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं विच आर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो। मैंने आपको बताया था हर तरीके का ब्लड सेल बोन मैरो में ही ओरिजिनेट करता है। तो ये भी एक तरीके का सेल है जिसे हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। ये स्पेशल सेल्स हैं जो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स ये भी स्पेशल सेल्स हैं जो बोन मैरो में प्रोड्यूस करती हैं। क्या इंपॉर्टेंट काम है अब इनका? प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो लोग ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, कभी इंजरी हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, तब हमारा प्लेटलेट्स का रोल होता है। प्लेटलेट्स वहां पे आके टारगेट जहां पे इंजरी हुई होती है वहां पे आके ये लोग एक्ट करते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकते हैं। तो क्या होता है? इनका ब्लड कोएगुलेशन में रोल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लाज्मा में भी हमने देखा था कि कौन सी चीज का ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है? फाइब्रिनोजन एक मेजर प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उसका भी काम ब्लड क्लॉटिंग में था, वो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो इसलिए काम करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन यही है, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। और अगर प्लेटलेट्स काउंट रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है? अगर प्लेटलेट्स काउंट रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? इनका काम ही है जब हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकना। तो अगर ज्यादा प्लेटलेट्स नहीं रहेंगी तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस से एक इंसान मर तक सकता है। कई बार ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है जिनमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म ढंग से काम नहीं करता है, उनमें कई बार इंजरी या कुछ होता है तो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है, खून रुकता ही नहीं है, तो कई बार एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड की वजह से इंसानों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत ज्यादा काउंट कम हो जाए प्लेटलेट्स का तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगी, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, डेंजरस ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा बॉडी से। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे। हम सब के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, सोचा है कभी? बायो के स्टूडेंट्स ने तो सोचा होगा, बट बाहर के लोगों ने नहीं सोचा होगा मे बी। क्यों होते हैं हमारे अलग अलग तरीके? वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों होते हैं? हम सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं और हम किसी का भी ब्लड किसी को भी नहीं चढ़ा सकते हैं। मैचिंग होना चाहिए, हम मिसमैच हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी का भी ब्लड किसी पे भी नहीं चढ़ा सकते। तो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम पहले ये पढ़ेंगे कि एबीओ ये कैसे होता है। उसके बाद एक और तरीके का ग्रुपिंग आएगा जिसे हम बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच से पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लेते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लेते हैं। अब these are the blood groups that are shown A, B, AB and O. अब एंटीजन और एंटीबॉडी, आई होप आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको वापस से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए जिसका ए ब्लड ग्रुप होता है उसके आरबीसीज पे सरफेस एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये जो एंटीजन है ये क्या है? सरफेस एंटीजन है। सरफेस एंटीजन है, किसके सरफेस पे प्रेजेंट है? आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट है।
तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसके आरबीसी पे जो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। सरफेस एंटीजन कौन सा रहेगा? ए रहेगा, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है। अब उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। एंटीबॉडीज किस तरीके का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? एंटी बी। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं एंटी ए क्यों नहीं? ए है, एंटी ए क्यों नहीं? अरे वही तो नेचर की खूबसूरती है। एंटी ए रहेगा तो ये एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाएगा, ये लोग तो डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को, क्लॉटिंग हो जाएगा। अगर ए है, इसके सरफेस एंटीजन ए है और इसके पास एंटीबॉडी एंटी ए रहेगा तो ये एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, इसलिए एंटी बी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। जिसके ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी उल्टा रहेगा, ए है तो एंटी बी रहेगा। सेम गोज विद बी। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, उसका सरफेस एंटीजन क्या रहेगा? उसके आरबीसी में बी रहेगा, पर उसका एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या रहेगा? एंटी ए रहेगा। ये दोनों क्लियर हो गए। हमने एंटीजन, आरबीसी, सरफेस एंटीजन किस तरीके का रहेगा देख लिया, और उनके उस पर्टिकुलर इंसान के प्लाज्मा में एंटीबॉडी किस तरीके का रहेगा वो भी देख लिया। ठीक है, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। अब हम आते हैं जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, उसका क्या होगा? जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास दोनों तरीके के सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगी, ए भी बी भी, दोनों सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है। सिंपल, ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब दोनों ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अब एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? मैंने बोला नेचर, ऐसा तो रहेगा नहीं कि इसके ही खिलाफ रहे, नहीं, ना तो यहाँ पे एंटी ए रहेगा ना एंटी बी एंटीबॉडी रहेगा, क्योंकि दोनों में से एक भी रहेगा तो इसको इफेक्ट करेगा ना, इसको प्रॉब्लम देगा। इसलिए जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, एंटी ए भी नहीं होता, एंटी बी भी नहीं होता। यही रीजन है कि वो लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। क्या मतलब है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब वो लोग किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। बाकी जितने भी ए बी जो है, अगर कोई इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है, वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी वाले से भी ब्लड ले सकता है, ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों ले सकता है किसी से भी ब्लड? क्योंकि इसके प्लाज्मा में किसी भी तरीके का एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी ही तो अटैक करेगा, कोई अटैक करने वाला है ही नहीं इसके प्लाज्मा में। अब हम आते हैं ओ ब्लड ग्रुप में। वेरी इंटरेस्टिंग। ओ का क्या सीन है? ए बी का तो हमने देख लिया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ का भी हमने बहुत सुना है। एक तो ओ ना कंपैरेटिवली एक रेयर ब्लड ग्रुप है, ओ बहुत लोगों में नहीं देखा जाता है, इसलिए आप कभी सुनोगे ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे को कई बार खून ब्लड बैंक में मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेयर ब्लड ग्रुप है। ओ में क्या होता है? ओ में किसी भी तरीके का, ओ बनाया ही इसलिए गया है, ओ का मतलब है किसी भी तरीके का सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओ में किसी भी तरीके का सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। क्या है इसका मतलब? इसमें जो एंटीबॉडी जो अटैक करने वाला होता है, इसमें दोनों प्रेजेंट है। एंटी ए एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। एंटीबॉडी क्या है? दोनों प्रेजेंट है। बट क्योंकि इसके एंटीजन एक भी नहीं था, ये इसको क्या बनाता है? इसको क्या बनाता है? यूनिवर्सल डोनर बनाता है। क्या बनाता है? यूनिवर्सल डोनर। अरे यार ये माइक थोड़ा बंद गया था। क्या बनाता है इसको? यूनिवर्सल डोनर बनाता है। क्यों बनाता है यूनिवर्सल डोनर? एंटीजन देखना, हमेशा देखना, एंटीजन हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा। एंटीजन ऐसा ट्रीट करते हैं कि फॉरेन ऑब्जेक्ट है, एंटीजन के अगेंस्ट ही इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है, रिस्पॉन्ड वो एंटीजन के अगेंस्ट करता है। अब क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इसमें जो एंटीजन जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, इसके पास वो चीज है ही नहीं। एंटीजन इसके पास ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ए बी
था किसी से भी ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर, ओ ब्लड ग्रुप क्या है, किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके एंटीजन, इसके जो आरबीसी में किसी भी तरीके का सरफेस एंटीजन नहीं है, ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इट बिकम्स यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ये इसलिए बनता है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये क्यों है, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है और ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप इट इज क्लियर। एक डाउट जो लोगों का आ सकता है वो ये है, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो मुझे आया था कि ठीक है, ओ में हमारा एंटीजन नहीं है, पर ओ में हमारे एंटीबॉडी जो है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है वो तो दोनों प्रेजेंट है ना। तो हम जब ब्लड देंगे तो ये अटैक नहीं करेंगे, जिसमें हम देंगे ब्लड, ये एंटी ए एंटी बी जो है वो नहीं अटैक करेंगे जिसमें हम दे रहे हैं ये ब्लड। अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम ब्लड चढ़ाएंगे ना तब हम सिर्फ आरबीसी चढ़ाएंगे, हम प्लाज्मा रिमूव कर देते हैं। प्लाज्मा रिमूव कर देंगे तो एंटी ए एंटी बी भी हम जिसमें ब्लड दे रहे हैं, जिसको ब्लड की जरूरत है पेशेंट में, हम ये चीज नहीं देंगे एंटी ए एंटी बी। क्योंकि एंटी ए एंटी बी अगर लेट्स से ए बी वाले ब्लड ग्रुप को दे रहे हैं, एंटी ए एंटी बी तो एंटी ए अगर रहेगा तो ए वाले को एंटीजन पे वो करेगा, इफेक्ट करेगा, इस पर अटैक करेगा। इसीलिए क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात कैसे आती है। ये तो हमने देख लिया ए बी और ओ कब होगा। अब हमारा ब्लड ग्रुप हम बोलते हैं, जैसे मैं अपना बोलती हूँ ए पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस लिए आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं RH फैक्टर बोलते हैं। पेन ले लेते हैं हम अपना RH फैक्टर। अब RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर याद रखो, RH एंटीजन नाम का एक चीज होता है। क्या होता है? RH एंटीजन भी एक तरीके का एंटीजन है जो कि आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये अगर हमारा आरबीसी है, इफ दिस इज आवर आरबीसी, सरफेस एंटीजन तो प्रेजेंट थे ही, एक और तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं RH एंटीजन। ऐसे कर लो और इसको ले लो RH एंटीजन। RH एंटीजन, ये RH एंटीजन डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिसाइड करता है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। और एक चीज याद रखना, 80% लोगों में ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। 80% लोगों में ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों का आप देखोगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, नेगेटिव वाले कम होंगे, 20% होंगे जिनका नेगेटिव होगा, राइट? तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर RH एंटीजन आपके आरबीसीज के सरफेस पे नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव होगा। ये हो गया। अब इसी में हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे, एक कंडीशन पढ़ेंगे जिसका नाम है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी के वजह से एक डेंजरस सिचुएशन भी पैदा होती है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब ये इसको हम ध्यान से समझेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? RH इनकॉम्पैटिबिलिटी देखेंगे हम। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले तो लेट्स से मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। फर्स्ट केस, एक मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। लेट्स से नहीं, इसी कंडीशन से ये कंडीशन, अगर ये केस रहेगा तभी ये कंडीशन पैदा होगी। अगर मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव ब्लड है, इसका मतलब
इनके पास RH एंटीजन नहीं है, इनकी आरबीसी में RH एंटीजन नहीं है। मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। अगर जो फीटस ग्रो कर रहा है, मदर की बॉडी में जो फीटस ग्रो कर रहा है, उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। क्या मतलब है इसका? अगर इसका RH पॉजिटिव है, इसका मतलब फीटस के ब्लड में जो आरबीसीज है उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है। याद रखना, आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे एंटीजन को हम AG लिखते हैं, एंटीजन को AG लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है, मदर का RH नेगेटिव ब्लड है। अब होता क्या है, इनिशियली जब बच्चा यूट्रस में ही होता है तो प्लेसेंटा की वजह से ये दोनों तरीके के ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते, सेपरेटेड रहते हैं। प्लेसेंटा की वजह से मदर का RH नेगेटिव ब्लड और फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड सेपरेटेड रहता है। अब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी होती है तो हाई चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स कर जाए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा भी, पर मिक्स कर जाते हैं। सेंसिटाइजेशन बोल रहे हैं हम इसको। क्या मतलब है इसका? जब ये दोनों, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, ये दोनों ब्लड जब मिल जाएंगे, फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है, फीटस के ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है। अब मदर के ब्लड में तो नहीं है RH एंटीजन प्रेजेंट। क्या होगा देखो, मदर का इम्यून, जैसे ही दोनों ब्लड आपस में मिक्स होंगे और फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड मदर के RH नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्स करेगा, मदर के इम्यून सिस्टम को RH एंटीजन का पता लग जाएगा कि बॉडी में तो RH एंटीजन आ गया है। अब वो इस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने लगेगा, एंटी RH एंटीबॉडीज तैयार करने लगेगा, ठीक है। अगर इसके पास क्या है, RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, मदर की बॉडी क्या करने लगेगी, इसके अगेंस्ट, इस पर्टिकुलर RH एंटीजन जो कि फीटस के ब्लड में है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगेगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता है, बट डिलीवरी हो जाती है। पर अगर मदर अपने बॉडी में RH एंटीजन के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार करने लग गई है और वो पूरे टाइम RH एंटीजन फिर तैयार करती रहेगी बॉडी, क्योंकि इम्यून सिस्टम को एक बार RH एंटीजन दिख गया मतलब वो अब लॉन्ग टर्म के लिए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के रखेगा अपने पास। प्रॉब्लम कब आएगी? सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर यही सेम कंडीशन वापस से तैयार हो गया कि मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और फीटस जो ग्रो कर रहा है उसका RH पॉजिटिव ब्लड है, तो क्या होगा? तब क्या होगा, तब जो फीटस ग्रो कर रहा होगा और RH मदर के ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी होंगी, तो मदर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? अब RH पॉजिटिव फीटस जो है और इसके अगेंस्ट मदर के पास एंटीबॉडीज है, मदर की एंटीबॉडीज फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। क्या करने लगेंगी? एंटी RH जो एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में है वो अटैक करने लगेंगी फीटल आरबीसीज को। जो बच्चे के जो आरबीसीज हैं उनको अटैक करने लगेंगी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज है ना। अब इसके अगेंस्ट इन्होंने मदर की इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना ली है, तो ये एंटीबॉडीज अब अटैक करने लगेंगी फीटल आरबीसीज को, आरबीसी टूटने लगेंगे, आरबीसीज की डेथ होने लगेगी। ये कंडीशन क्या लीड करेगा? सीवियर एनीमिया हो जाएगा, या फिर जॉन्डिस भी हो जाता है, कई बार जॉन्डिस भी हो जाता है। ये दो कंडीशन हो जाते हैं, ये दो कंडीशन कई बार फेटल भी होते हैं, एम्ब्रियो या फीटस की डेथ भी हो जाती है कई बार। तो इस कंडीशन को जो ये हमने पढ़ा, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। फीटस का एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी की डेथ हो रही है। आरबीसीज इसमें अटैक कौन कर रहा है? मदर की एंटी RH एंटीबॉडीज अटैक कर रही है फीटल आरबीसी को। इसलिए इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस।
आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल. अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ये हो चुका है हमारा. क्या हो गया इसको? क्लॉटिंग पढ़ेंगे. क्लॉटिंग कैसे होता है? खून हमको कोई कट लग जाता है तो खून रुकता कैसे है, और फिर खून रुक जाता है तो फिर बाद में एक देखना एक ब्राउनिश रेडिश, एक रेडिश ब्राउन सी एक लेयर बन जाती है हमको जहां भी चोट लगती है. वो कैसे बनती है, क्यों बनती है, किस चीज के लिए बनती है, क्यों बनती है? एक काम करते हैं, ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं. क्लॉटिंग कैस्केड और इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्लॉटिंग कैस्केड, फिर हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ ब्लड नहीं फ्लो होता है, हमारा एक और तरीके का फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ. टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको हम, और इसका एक अलग से नाम भी है, इसको बोलते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नाम का एक और फ्लूइड होता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. और हमारा एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है विच इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, डायग्राम के साथ. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. आप मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में जुड़िएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए. थैंक यू सो मच.